सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट इजी प्रेप। बेसिकली आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि ऑडियो एंड वीडियो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है तो मैं आपको बताता हूं कि कल की इस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था और आज वो कौन से पॉइंट होने वाले हैं जिन पर हम फोकस करने वाले हैं। देखिए, कल मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है। कल हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन चला था। फिर उसके बाद में आपने डिस्कस किया था कि सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद में हमने चर्चा की थी सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद में आपने चर्चा कर ली थी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये सब पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको इनमें से किसी भी पॉइंट में किसी भी तरह की कोई भी समस्या रही होगी। हर एक पॉइंट मैंने बहुत ही आराम से, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में समझाया था। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट है कि सर वेब पोर्टल यानी लैपटॉप पर इसको कैसे देखेंगे। तो मैं बता देता हूं कि आप एक दिन थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद मैं एक प्रॉपर पोर्टल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आप इसको लैपटॉप में भी देख सकते हैं, है ना। अभी हालांकि अभी भी देख सकते हो, पर अभी देखोगे ना तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी प्रोसेस में आप पजल हो जाओगे कि यार सर कैसे पहुंचना है। तो मैंने कहा कि यार एक दिन रुक जाओ, एकदम सिंपल सा आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप नेट पर डायरेक्ट सर्च करके खुद ही वेब पोर्टल में लॉगिन कर सकते हो। तो एक दिन और दे दो, फिर उसके बाद मैं वेब पोर्टल की कहानी भी बताऊंगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह की इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब जो हम यहां से आगे बढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास में आने वाला है एक डायगोनल मैट्रिक्स। पॉइंट ये आता है कि सर ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने कहा कि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को कनेक्ट करते जाइए। हमने कहा कि सर जो कनेक्शन आपने समझाया था वो क्या था। तो मैंने कहा कि देखिए, सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर को भूल जाओ, अभी आप किसके ऊपर आ जाओगे, स्क्वायर के ऊपर आ जाओ। हमने कहा कि सर हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने कहा क्या था वो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स था। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स था। ये इसकी इसेंशियल कंडीशन, मतलब आप बोल सकते हो मैंडेटरी है सर। ऐसा होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज बराबर क्या होना चाहिए आपके पास में, नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो वो मैट्रिक्स क्या आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम यहां से अप्रोच कर रहे थे ट्राइंगुलर पे। मैंने कहा सर ट्राइंगुलर पर जाने के लिए जब आप ट्राइंगुलर को समझ रहे थे तो मान लीजिए ये आपने मेंशन किया ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब इस बात को समझने के लिए आपको मैट्रिक्स को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना पड़ गया। मैंने कहा बिल्कुल सर, दो टाइप की होती है। एक होती है अपर ट्राइंगुलर। एक क्या होती है बेटा आपके पास में, अपर ट्राइंगुलर। और जो दूसरी मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है आपके पास में, लोअर ट्राइंगुलर। ये दो मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। ये दो मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। एक आ गई आपके पास में अपर ट्राइंगुलर और दूसरी क्या आ गई आपके पास में, लोअर ट्राइंगुलर। इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि कोई भी मैट्रिक्स जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट से सपोज अगर ये 3x3 मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो इस 3x3 मैट्रिक्स को आप कैसे बनाओगे। मैंने कहा सर इसको लिख दीजिए A11, इसको लिख दीजिए A12, इसको लिख दीजिए A13, इसको लिखना है आपको 21, इसको लिखना है बेटा 22, इसको लिखेंगे आप 23, ऐसे ही इसको लिखेंगे आप 31, इसको लिखा आपने 32 और इसको आपने लिखा है 33। कुछ इस तरीके से आपने एक 3x3 का मैट्रिक्स बना दिया। हमने कहा सर बिल्कुल परफेक्ट, ये बात हमने कल समझी थी और हमें इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। मैंने कहा ठीक है सर, इस मैट्रिक्स को कल थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चल रहा हूं और उसके बाद आज कनेक्ट करेंगे इसको। सर कल हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। मैंने कहा बिल्कुल सर, पहला पार्ट था आपका ये वाला, दूसरा पार्ट था आपका ये वाला। मैं मतलब बच्चों को इसीलिए बोलता हूं कि आप बस क्लास में चीजों को ध्यान से सुन लो, आपको दोबारा कुछ नहीं करना है। क्लास खत्म होने के बाद सिर्फ नोट्स बनाना है। दोबारा रिवीजन आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, नोट्स बनाएं सिर्फ। क्योंकि मैं खुद शुरुआत के 5 मिनट चीजों को रिकॉल करवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है अक्षय, है ना। आप देखा करो, मैं 6:30 से पहले क्लास चालू कर देता हूं और वो 5 मिनट पुरानी चीजों को रिकॉल करवाता हूं। तो आप लोग 6:30 बजे तो शार्प क्लास को ज्वाइन कर लो कि 6:30 बजे तो सर मिलेंगे मिलेंगे, पर मैं 2-4 मिनट पहले ही चालू कर देता हूं ताकि पुरानी कहानी बता सकूं आप लोगों को।
ठीक है, तो अगर आप 2-5 मिनट लेट होते हो ना तो आप ऐसा मत सोचना कुछ छूट गया, छूटा कुछ भी नहीं है, ये कल वाली बातें बता रहा हूं, है ना, ताकि 5 मिनट रिकॉल कर सके। तो मैंने कहा सर इसमें क्या हो रहा है, अगर देखेंगे कि सर इसमें हो क्या रहा है, तो आपने कहा सर ये वो एलिमेंट्स है, ये सर ऐसे एलिमेंट है, ए आई जे बोलूंगा, किसी भी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करते हैं ना तो ए आई जे की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही बात है सर, ए आई जे की तरह जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो यहां पर देखिए, मैंने कहा कि सर इसके अंदर क्या हो रहा है, आई और जे में से कौन सा बड़ा है, सभी बच्चे बताएंगे इस सेगमेंट में, बच्चे आई बड़ा है कि जे बड़ा है, तो आपने कहा सर 1 2 1 3 2 3, सर जे बड़ा है, आई ऑलवेज लेस देन जे होगा। परफेक्ट सर, यानी यहां पर आपने क्या बोला, फॉर ऑल, इसका मतलब है सभी के लिए, ये कंडीशन जहां फॉलो हो रही है ना उन सभी के लिए, तो जहां पर आई लेस देन जे आएगा वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आने वाला है। हमने कहा सर यहां पर देखिए आप जरा, यहां क्या हो रहा है, मैंने कहा यहां देखिए पहला नंबर छोटा है, पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो ए आई जे आप देख पा रहे हैं, ये कौन सी कंडीशन है सर, ये है जहां पर आई बड़ा है जे से। एक्सीलेंट, हर एक बच्चा मेरे ख्याल से इस बात को समझ पा रहा है कि सर हाँ, हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि आप किस किस सेगमेंट की बात करें। तो 3 बराबर पार्टीशन मैंने कर दी है, इस पार्टीशन में क्या हो रहा है वो आप समझ गए, इस पार्टीशन में क्या हो रहा है वो भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए, और ये जो डायगोनल आप देख रहे हो सर इसमें क्या हो रहा है, इसको भी जरा आप हमें समझाए। तो मैंने कहा देखिए भाई, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये तो बड़ा ही मजेदार है, ये तो बड़ा मजेदार रीजन है। आप देखिए यहां पर आई और जे दोनों बराबर है। हमने कहा सर ये वो ए आई जे है, सर ये वो एलिमेंट है जहां पर हमेशा आई बराबर जे आने वाला है। परफेक्ट सर, हम समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हो, हम समझ गए सर आप क्या बोलना चाह रहे हो। सर थोड़ा सा और आगे चलो ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि कल सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यह बात समझाई थी कि यदि आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, यदि डियर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब है डायगोनल से नीचे जीरो होना चाहिए, मतलब ये जीरो होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर अपर ट्रायंगुलर में मैं ऐसे लिखूंगा, ए आई जे जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा लिख दूंगा इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। हमने कहा नहीं सर, रुको 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 रुको, क्या बोला गया, फॉर ऑल, उन सभी केसेस के लिए। हमने कहा कौन से केसेस के लिए, सर ये जीरो होना चाहिए ना, तो इन केसेस को बोलते हैं जब आई ग्रेटर देन जे होता है, उन सभी केसेस के लिए जहां पर आई ग्रेटर देन जे होगा। हमने कहा परफेक्ट, वेरी सिंपल। सर लोअर, लोअर का मतलब है डायगोनल से सब ऊपर वाले जीरो। तो आपने कहा कि सर ये भी बहुत आसान है, कैसे, आप कहेंगे ए आई जे बराबर जीरो होना चाहिए फॉर ऑल आई लेस देन जे। एक बार सभी बच्चे बता दीजिए कि हाँ सर हम इतनी बात समझ गए हैं, ये सारी बात आपने कल बताई थी और हमें इसके अंदर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, परफेक्ट तरीके से एक एक बात हमें समझ में आ गई है। तो मैं अब आपको यहां से लेके चलूंगा माय डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे, और यहां पर अब हमारे सामने जो मैट्रिक्स आने वाली है उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है सर, उस मैट्रिक्स को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा बहुत केयरफुली देखना क्या लिख रहा हूं मैं और क्या बता रहा हूं, मैं दोनों तरीके से लिखना सिखाऊंगा आपको, मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी लिखना सिखाऊंगा और स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी लिखना सिखाऊंगा। सर पहले स्टेटमेंट के फॉर्म में बताओ कि डायगोनल होता क्या है। मैंने कहा देखो बहुत सिंपल है, डायगोनल क्या होता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the in which all the non leading diagonal diagonal elements are zero, known as diagonal मैट्रिक्स। सर नहीं समझ आया, सर हमें आपकी बात नहीं समझ में आई। मैंने कहा नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो। सर अगर मैट्रिक्स स्क्वायर ही नहीं हुई तो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स की बात ही मत करना, मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। हमने कहा इस मैट्रिक्स को लिखूंगा A11, इस मैट्रिक्स को लिखूंगा A12, इस एलिमेंट को लिखूंगा A13,
इस एलिमेंट को लिखूंगा 2 1, इस एलिमेंट को लिखूंगा 2 2, इस एलिमेंट को लिखूंगा 2 3, इस एलिमेंट को लिखूंगा 3 1, इस एलिमेंट को लिखूंगा 3 2, इस एलिमेंट को लिखूंगा 3 3। ये हमारे पास में एक 3x3 का मैट्रिक्स आ गया। उसने कहा कि सर एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने कहा स्क्वायर है, जिसके अंदर नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। तो सर सबसे पहले तो इसके अंदर लीडिंग डायगोनल को आप सर्च कीजिए, है कहां पर लीडिंग डायगोनल। मैंने कहा देखिए इसको बोला जाता है लीडिंग डायगोनल। इसको क्या कहेंगे आप बेटा? लीडिंग डायगोनल। और सभी बच्चे मेरे ख्याल से इस बात को समझ रहे हैं, सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि इसको क्या बोला जाता है? लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल के अलावा मतलब ये जो है ये क्या हो गया आपके पास में सर? ये हो गया हमारे पास में लीडिंग डायगोनल। ये क्या हो गया बेटा आपके पास में? लीडिंग डायगोनल, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने कहा ये जो लीडिंग डायगोनल है इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स, उनको क्या बोला जाएगा? एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल। हमने कहा ठीक है सर बात। तो जो बाकी बच गए, कौन से एलिमेंट सर? जो एलिमेंट्स बेटा बाकी बच गए हैं सर, थोड़ा सा मार्क कर दो, ये देखो ये एलिमेंट्स। और भी है क्या? हमने कहा ये एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्स है, ये दोनों जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, इनको क्या बोला जाता है बेटा? नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। ये ऐसे एलिमेंट्स है जो लीडिंग डायगोनल में नहीं आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। हमने कहा नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये सब 0 हो। सर इसमें क्या हो, इसमें क्या हो, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। केयरफुली स्टेटमेंट को समझिए। उसने कहा कि जो ब्लू बक्से में जो दिखाई दे रहा है ना, वो 0 होना चाहिए। रेड में जो दिखाई दे रहा है वो कुछ भी हो सकता है। वो नॉन जीरो होना चाहिए, हमने तो ऐसा नहीं कहा। वो जीरो होना चाहिए, हमने ऐसा भी नहीं कहा। हमने सिर्फ ये कहा है कि नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा, मतलब इन सबको 0 होना पड़ेगा। तो सर एक बढ़िया सा एग्जांपल लिखवा दो तो हमें सारी बात क्लियर हो जाए। तो मैंने कहा ये देखो बढ़िया सा एग्जांपल, अगर आप किसी डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो ये बन गया आपके पास में एक मैट्रिक्स ए, और इस मैट्रिक्स में आप लिखेंगे यहां पर 5 0 0 0 7 0 0 0 1। सर ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे पता चला? मैंने कहा डायगोनल, लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0 है। सर लीडिंग डायगोनल में नॉन 0 होना चाहिए? नहीं बेटा, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि इसको छोड़कर बाकी सब 0 होना चाहिए। अच्छा, इसको आप कभी कभार ऐसे भी लिख देते हो, DIA, डाया, और फिर यहां पर आप लिख सकते हो 5 7 1। ये डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, क्योंकि हमको पता है डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ के, लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सब तो 0 होना है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे डायरेक्टली भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे डायरेक्टली भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कल एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था, सर मान लीजिए डायगोनल को छोड़कर अगर बाकी सब 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? तो मैंने उसको कहा था कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये चीज आगे आने वाली है। और आप देख सकते हैं कि आज वो पॉइंट आ चुका है। तो इसे बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक बच्चे के दिमाग में एक नई क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? सर क्या ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्या? अब बच्चा है, क्वेश्चन तो आना ही है। मैंने कहा यार देखो, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। क्या ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? मैंने कहा ध्यान से देखो, लीडिंग डायगोनल से नीचे के एलिमेंट 0 है, तो क्या मैं इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकता हूं? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। क्या मैं इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकता हूं? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। लीडिंग डायगोनल से नीचे सारे एलिमेंट 0 है, तो क्या मैं इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकता हूं? जी हां, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्योंकि सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन ही यही थी कि सर लीडिंग डायगोनल से नीचे सब 0 होना चाहिए। सर ऊपर, ऊपर के लिए उसने कुछ कहा ही नहीं, ऊपर के लिए उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा सर, लीडिंग डायगोनल से ऊपर सब 0 है, तो क्या इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकता हूं? 100% बोल सकते हो। सर कैसे बोल सकते हैं?
क्योंकि उसने कहा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल से ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और लीडिंग डायगोनल से ऊपर सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। यदि सारे एलिमेंट्स जीरो है तो आप साफ साफ क्या बोल सकते हो यहां पर कि सर क्योंकि सारे एलिमेंट्स जीरो है लीडिंग डायगोनल से ऊपर, तो ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो मैंने कहा यार सर मैथमेटिकली आप डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन को लिखकर बताओ तो मजा आ जाए। तो मैंने कहा मैथमेटिकली भी देखिए आप। अब आप मैथमेटिकली देखिए। मैंने कहा ए आई जे बराबर जीरो होना चाहिए फॉर ऑल। अगर डायगोनल मैट्रिक्स को मैथमेटिकली लिखने जाऊं तो मैंने कहा ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए आपके पास में, जीरो होना चाहिए। अब ए आई जे अगर आपके पास में जीरो होना चाहिए तो आप तो बस मुझे ये बता दो फॉर ऑल क्या कंडीशन यहां पर आनी चाहिए। ये आ गया ब्लैंक स्पेस। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि यहां पर वो कौन सी कंडीशन आनी चाहिए। सर डायगोनल में एक एलिमेंट या दो एलिमेंट जीरो हो जाए तो क्या उसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं बेटा। वही मैं लिखने जा रहा हूं, वही बात बताने जा रहा हूं मैं सुभाष, है ना, वही बात मैं बताने जा रहा हूं। ए आई जे जीरो होना चाहिए फॉर ऑल। कब जीरो होना चाहिए, अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने जा रहे हो, आपने स्टेटमेंट तो लिख दिया, लेकिन यदि आप मैथमेटिकली लिखने जाओ तो आप कहोगे ए आई जे यानी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। कब जीरो होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कब जीरो होने चाहिए एलिमेंट्स। डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करना है तो ए आई जे जीरो कब होना चाहिए, जीरो बताओ सभी बच्चे। सौरभ बोल रहा है आई बराबर जे। बेटा आई बराबर जे यानी डायगोनल, मतलब डायगोनल के एलिमेंट जीरो होने चाहिए सौरभ। सुभाष ने भी वही बात बोली है। आई ये देखिए एस के दबंग यादव, आई थिंक ये सोनू कुमार है ना, सोनू यादव है शायद ये एकदम सही बात बोली है। जब भी आई जे के बराबर नहीं है, मैंने कहा लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, जहां पर आई बराबर जे नहीं है तो वो सब जीरो होने चाहिए। वो सब क्या होने चाहिए, जीरो। दिस इज द इसेंशियल कंडीशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। हमने कहा सर ये इसेंशियल कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। अच्छा मान लीजिए सर, मान लीजिए कोई हमको बोलता है कि अच्छा सर इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए आई जे नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई बराबर जे। बेटा ऐसा नहीं बोला है, कोई नहीं बोल रहा ऐसा। उसने बोला है कि ये जीरो होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो जिसको उसने जीरो बनाने के लिए बोला है ना, सिर्फ वही जीरो होना चाहिए, बाकी खुद से कंडीशन ना बनाए। दिस इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर डायगोनल मैट्रिक्स। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर हम डायगोनल मैट्रिक्स समझ गए, आप क्या बोलना चाह रहे हो। हमने कहा यदि आप डायगोनल मैट्रिक्स को समझ जाते हैं तो उसके बाद में आपके सामने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आती है जिसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। हमने कहा सर ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जरा ध्यान से समझना सभी बच्चे। सर इसका एग्जाम्पल से समझा दीजिए। जैसे सुभाष थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इस बात को लेकर, और शायद हो सकता है आप में से एक आध बच्चा और कंफ्यूज हो रहा होगा, वैसे तो होना नहीं चाहिए। हमने कहा कि सर डायगोनल डी मैट्रिक्स जो है उसको कैसे लिखेंगे आप, मैंने कहा यही तो है सिंपल सा डायगोनल मैट्रिक्स 5 0 0 0 1 0 0 0 4। तो आप अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये वो पार्ट है जहां पर आई बराबर जे नहीं है, ये वो पार्ट है जहां पर आई बराबर जे नहीं है। सर ये आई बराबर जे क्यों नहीं है, मैंने कहा बेटा ये मैंने यहां से बोला, इसको रेफरेंस लिया। देखो यहां देखो 2 1 आई और जे बराबर नहीं है ना, 3 1 आई और जे बराबर नहीं है, 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 आई और जे बराबर नहीं है। तो हमने कहा कि सर आई और जे बराबर नहीं होता इन नंबर्स में। तो देखिए ये सारे नंबर्स क्या आपके पास में इक्वल्स टू जीरो आ रहे हैं ना। और ये जो नंबर्स है यदि आप इनको ध्यान से देखेंगे, इन नंबर्स को यदि बेटा आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आई बराबर जे होता है, ये लीडिंग डायगोनल है, और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, आई बराबर जे होता है। तो आई बराबर जे के लिए इसने कुछ नहीं कहा, इसने कहा कि सर आई बराबर जे हो तो हमें नहीं पता वहां क्या होना चाहिए, लेकिन जहां पर आई बराबर जे नहीं हो ना वो सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इसलिए इसलिए हमने कहा कि सर डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में साफ साफ बोला गया लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो होना चाहिए। तो लीडिंग डायगोनल क्या होना चाहिए, हमें नहीं पता सर। लीडिंग डायगोनल में जीरो भी आ सकता है, लीडिंग डायगोनल के अंदर नॉन जीरो भी आ सकता है। हमने कहा कि सर मान लीजिए मेरे पास में एक डायगोनल मैट्रिक्स है। कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स है,
ये देखो 5 0 0। या फिर मैं आपको इसको और थोड़ा सा आसानी से बताऊं, मैंने कहा सर ये है A11, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये A22, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है और ये A33 है। अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताएं कि ये जो मैट्रिक्स आपके सामने दी गई है क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आप सभी बच्चे इस बात को कहेंगे कि सर ये आपके सामने एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मैंने कहा यार मुझे A11 A22 और A33 तो पता ही नहीं है ना, A11 A22 और A33 तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा सर वो पता होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो बाकी सब जीरो है। मैंने कहा सोचो सोचो, यदि 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 देखना A11 भी आ गया 5, A22 भी आ गया 5, A33 भी आ गया 5, 0 0 0 0 0 0। मैंने कहा अब इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे। मैंने कहा ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, पर ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है, ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सब बराबर हो गए। ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं ऐसे मैट्रिक्स को? स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला गया बेटा? स्केलर मैट्रिक्स। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। किसी बच्चे ने कुछ लिखा है, मैं देख लेता हूं एक बार। ए आई जे बराबर 0 फॉर ऑल आई। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सोनू आप एकदम सही बात लिख रहे हो। जिसमें लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू सेम हो उसे स्केलर बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये बात हमको समझ में आ गई स्केलर क्या है, लेकिन मैंने कहा सर इसको थोड़ा डिफाइन करो ना। तो देखो किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए आप दो अलग अलग अप्रोच ले सकते हो। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सर ये देखो, ये आपके पास में है एक ताजमहल, ये ताजमहल जैसा लग रहा होगा, नहीं भी लग रहा हो तो मान लेना, ये आपके पास है ताजमहल। मैंने कहा यार ये बताओ कि ये जो ताजमहल आप देख पा रहे हो, ये जो ताजमहल आप देख पा रहे हो, इसकी कितनी दूरी है, मतलब कितना दूर है सर ये? तो आप में से एक बच्चा बोला कि सर ये 160 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा कैसे, कैसी बात कर रहे हो, कैसे? पहले ये तो पूछो कहां से, पहले ये तो पूछो कहां से। बोला सर मैं तो अपने घर से बता रहा हूं। मैंने कहा मेरे घर से तो 360 किलोमीटर दूर है। एक बच्चा बोला मेरे घर से तो 600 किलोमीटर दूर है। एक बच्चा बोला मेरे घर से 2500 किलोमीटर दूर है। मतलब किसी भी चीज तक यदि आपको पहुंचना है तो रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपके घर से जा रहा हूं तो हो सकता है ये रास्ता और डिस्टेंस अलग हो, अगर मैं मेरे घर से जा रहा हूं तो रास्ता और डिस्टेंस अलग हो। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस बात का यहां क्या लेना देना। मैंने कहा अगर आप स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप कहां से डिफाइन कर रहे हो। कहां से मतलब? सर मैं डायगोनल से डिफाइन करूंगा। यदि मैं डायगोनल मैट्रिक्स से इसको डिफाइन करता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स से कहां जा रहा हूं? स्केलर मैट्रिक्स पर। तो मैंने कहा यदि मैं डायगोनल मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स पर जाऊंगा तो मेरा स्टेटमेंट बहुत सिंपल होगा। कैसा होगा सर आपका स्टेटमेंट? ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। मेरा स्टेटमेंट होगा अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all the leading diagonal elements are equal, known as scalar matrix, known as scalar matrix। हमने कहा ठीक सर। अब एक बच्चा मुझे पता है क्या बोल रहा है, बोल रहा सर वो तो लिखवाया नहीं, ये जीरो है, जीरो ये वाली बात कौन लिखवाएगा। मैंने कहा बेटा वो लिखवाने की जरूरत नहीं है, यहां पर जो वर्ड आ रहा है ना डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैंने कहा क्या? इसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ही है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा। नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स
बराबर 0। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड अपने आप में बहुत कुछ रख रहा है। मान लीजिए मैं क्लास में आया और मैंने कहा कि आई एम द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। फिर आप में से एक बच्चा बोलेगा सर वो हमको पढ़ाएगा कौन? तो हमने कहा यार जब मैं बोल रहा हूं कि मैं ही हूं फैकल्टी, तो फैकल्टी पढ़ाएगी ना। इसने बोला डायगोनल मैट्रिक्स। आप बोल रहे हो कि सर वो तो बताया नहीं किया, ये सब 0 होगा। मैंने कहा ये अपने आप में कंसीडर कर रहा है बेटा इन सब चीजों को, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक बच्चा बोला कि सर डायगोनल से मुझे डिफाइन नहीं करना, मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स से डिफाइन करना। मैंने कहा स्क्वायर से कैसे डिफाइन करोगे? उसने कहा सर बिल्कुल कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स टू स्क्वायर मैट्रिक्स टू स्केलर। स्क्वायर से स्केलर मैट्रिक्स का सफर यदि आपको कवर करना है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप स्क्वायर से स्केलर पर जाएंगे तो स्क्वायर से डिफाइन करते हुए स्केलर पर जाना है। सर नहीं समझे। मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the non leading diagonal elements are 0 and all the leading diagonal elements are equal, known as स्केलर मैट्रिक्स। उसको क्या बोला जाएगा बेटा? स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब सर आपने ये बात क्यों लिखी? मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स जो दिया गया है बेटा, वर्ड जो दिया गया है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको ध्यान से देखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आप में ये बात नहीं बताता है कि नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स लिखोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, और जब डायगोनल मैट्रिक्स लिखोगे तो इस स्टेटमेंट से काम चल जाएगा। सर दोनों में से सही कौन सा है? दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट है। अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स से डिफाइन करेगा तो इतनी सी बात बताएगा, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स से डिफाइन करेगा तो जो मैंने पहले बताया है, मतलब जो मैंने यहां पर बताया ना, वो इस तरीके से डिफाइन करेगा। सर मैथमेटिकल फॉर्म बताइए ना आप, मैथमेटिकल फॉर्म बताएं। तो मैंने कहा मैथमेटिकल फॉर्म भी देखो। मैथमेटिकल फॉर्म में आप क्या लिखोगे? ए आई जे बराबर 0। सर कब होगा 0? सभी बच्चे बताएंगे कब होगा 0। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना कब 0 होगा। सभी स्टूडेंट्स इस ब्लैंक स्पेस को फिल करें, कब 0 होगा, तो मुझे पता चले कि आप कितना कैच कर पा रहे हैं चीजों को। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि सर ए आई जे इक्वल्स टू 0 होगा, ये कब 0 होने वाला है? एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। ये कब 0 होगा? जब आई नॉट इक्वल्स टू जे होगा। हमने कहा कि सर अब ये बताओ, ए आई जे नॉट इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू क्यों लिखेंगे? ए आई जे इक्वल्स टू के। ए आई जे के बराबर होना चाहिए। हमने कहा ए आई जे के बराबर होना चाहिए। कब होना चाहिए के बराबर? अरे आप देखो ना, लीडिंग डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो बराबर होने चाहिए। तो मैंने कहा लीडिंग डायगोनल को कैसे डिफाइन करेंगे? आपने बोला फॉर ऑल आई बराबर जे। देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि आई बराबर जे, ये जो टर्म है ना, ये किसको बता रहा है? ये बताता है लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को। ये किसको बता रहा है? लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को। ये नॉट इक्वल्स टू जे, आई नॉट इक्वल्स टू जे, ये किसको बताता है? नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। एक बार सभी बच्चे बताएंगे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ ना तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ CLR लिख के भेजें, जिससे हम आगे बढ़ सके यहां से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब
अब यहां से एक नई मैट्रिक्स हमारे सामने निकल कर आती है। सर ये कौन सा मैट्रिक्स है? इस मैट्रिक्स को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैं बात करूं यहां पर, तो सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें समझ रहे होंगे यहां पर। आरती कुमारी बोल रहे हैं कि रिपीट कीजिए ये वाला पॉइंट। हमने कहा कि जब आई नॉट इक्वल्स टू जे है, हमने कहा आई नॉट इक्वल्स टू जे किस में होता है? आई नॉट इक्वल्स टू जे होता है बेटा जो लीडिंग डायगोनल नहीं होते हैं। जैसे ये आई नॉट इक्वल्स टू जे है, यहां पर आई नॉट इक्वल्स टू जे है, इसमें क्या है बेटा? आई नॉट इक्वल्स टू जे होता है। इसमें क्या होता है? आई नॉट इक्वल्स टू जे होता है। और इसमें क्या होता है? आई इक्वल्स टू जे होता है। देखो ना, आई जे बराबर नहीं है, आई जे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसमें देखो बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो मैंने स्केलर मैट्रिक्स को ऐसे ही डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया सर आपने? आपने कहा जब बराबर नहीं है ना तो उसको जीरो होना पड़ेगा, और स्केलर मैट्रिक्स में तो जीरो होना पड़ता है ना। देखो यहां बराबर नहीं होता है, यहां आई बराबर जे नहीं होता, तो इनको जीरो होना पड़ा। यहां पर बराबर होता है तो इसको किसी भी नंबर के बराबर होना पड़ेगा, तो उस नंबर को हमने क्या बोल दिया बेटा? यहां पर के बोल दिया, ए आई जे बराबर के। कब? जब आई बराबर जे होगा। क्लियर है? अब हमने एक नई मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं, और इसको 3x3। सर आप बार बार 3x3 का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? 3x3 एक स्टैंडर्ड सा एग्जांपल है। मतलब 2x2 लूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा, 4x4 लूंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा शुरुआत में। इसलिए हम 3x3 के भरोसे रहते हैं हमेशा। सर ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो एक बच्चा बोला कि सर ठीक है ये तो एग्जांपल हो गया, आप इसे डिफाइन करके बताओ। मैंने कहा इसको डिफाइन करने के लिए आपके पास में बहुत सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता, यदि आप बोलते हो कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स जानता हूं, तो आपने लिखा अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स से, यदि बच्चे आप स्क्वायर मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जाना चाहते हो, यदि आप स्क्वायर मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर जाना चाहते हो, ये ओनली वन के लिए एप्लीकेबल है। एग्जैक्टली exactly. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा सर स्टेटमेंट दो आप, तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे यदि जाना है तो कैसे स्टेटमेंट दिया जाएगा? तो मैंने कहा सर देखिए स्टेटमेंट बहुत सिंपल है हमारा। स्टेटमेंट जो है बहुत सिंपल है। क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं हम? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the non leading diagonal elements are 0 and all the leading diagonal elements are equals to 1, known as identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। ठीक है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हम चले गए। सर यदि मुझे डिफाइन करना हो डायगोनल मैट्रिक्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैंने कहा फिर इसके हिसाब से डिफाइन करो, क्या दिक्कत है? डायगोनल मैट्रिक्स टू, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको डिफाइन करना है तो आप लिखेंगे अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all the leading diagonal elements are equals to 1, known as
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। सर वो तो बताया नहीं नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। मैंने कहा जब आप डायगोनल मैट्रिक्स वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो ये अपने आप क्लियर कर दिया कि जो नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो जीरो होंगे। अपने आप इसने क्लियर कर दिया कि वो क्या होने वाले बेटा? जीरो होने वाले। हमने कहा ठीक है सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं आई है। मैंने कहा सर यदि मान लो एक बच्चा बोल देता है कि सर आप स्केलर से आइडेंटिटी बताओ, स्केलर मैट्रिक्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताओ, मैंने कहा ये भी बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। पहली बात तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो बराबर होंगे। तो मैंने कहा वो जो बराबर है ना वो किसके बराबर हो जाए? 1 के बराबर हो जाए तो बात खत्म हो जाएगी। तो हमने कहा ऐसा कैसा लिख दो आप यहां पर। तो आपने बोला स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स in which all the leading diagonal elements are equals to 1, known as identity matrix, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। परफेक्ट। हर एक जगह से हमने शुरुआत की और उसको आइडेंटिटी पे लाकर खत्म कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चे को बात समझ में आ गई। कभी कभार क्या होता है एग्जाम में 4 स्टेटमेंट आ गए, कौन सा सही है? ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। मेरे ख्याल से इतनी बात मेरे ख्याल से सभी बच्चे को समझ में आ गई होगी कि हाँ सर किस तरीके से इन सब चीजों को लिखा जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अब यदि मैं बात करूं यहां पर कि सर मैथमेटिकली अगर हम इसे लिखने जाएं तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे सर? मैथमेटिकली लिखने के लिए मैं सबसे पहले यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं। आई जो है वो क्या होने वाला है सर? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास में क्या आ गया? आई। हमने कहा अगर ये आपके पास में आई आ गया है तो अब ऐसी कंडीशन में इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इट इज वेरी इजी। अगर आप इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने जाएं तो आप देखिएगा सभी बच्चे, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर ए आई जे बराबर 0 होना चाहिए फॉर ऑल। आप लोग मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, ये देखिए सोनू ने बता भी दिया है। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे बताएंगे कि सर ए आई जे कब 0 होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स, ए आई जे कब 0 होना चाहिए? आई नॉट इक्वल्स टू, वेरी गुड सर। जब आई जे के बराबर नहीं होगा तब। फिर हमने कहा ए आई जे इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। कब होना चाहिए ये भी बता दो। कब होना चाहिए बेटा ये भी बता दो। ए आई जे इक्वल्स टू 1 होना चाहिए सर, कब होना चाहिए? ए आई जे इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। परफेक्ट। जब आई बराबर जे होगा उस समय पर ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो सफर है इतना आपको समझ में आ गया होगा। सर कौन से सफर की आप बात कर रहे हैं? ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। मैं बात कर रहा हूं डियर, ये जो अभी तक आपको सिखाया गया है, क्या सिखाया गया आपको? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो आपको दी गई है, इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बनता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बनता है? मैंने कहा एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनेगा? हमने कहा ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है। एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स से एक डायगोनल मैट्रिक्स की कहानी कैसे आती है? डायगोनल मैट्रिक्स की कहानी भी हमको समझ में आ गई। सर एक डायगोनल मैट्रिक्स से एक स्केलर रह गया अभी,
स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ये भी हमको समझ में आ गया, और स्केलर मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो कैसे बना वो भी हमको समझ में आ गया। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप इनको जोड़ना जानते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि फिर आप इस सब्जेक्ट के साथ खेलना जानते हैं। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभार मैथमेटिकली अगर वो मान लीजिए उसने बोल दिया कि बताओ इनमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल अगर वो ऐसा बोल रहा है तो हर एक बच्चा पढ़ लेगा। लेकिन वो गेम खेल जाता मैथमेटिकल लैंग्वेज में, वो कुछ ऐसा फॉर्मेट बना के दे देगा, बोलेगा बता कि कौन सी कंडीशन में या कौन सी मैट्रिक्स में कंडीशन फुलफिल हो रही है, और आधे बच्चे डर जाते हैं, जबकि डरने की कोई बात नहीं है। उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म को दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आपको दिया है, बच्चा सोचेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी बच्चे कि यस सर यहां तक हमें क्लियर है। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे कि क्लियर सर, CLR लिख दीजिए बस आप। CLR का मतलब क्या है? क्लियर, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना है। वो बच्चे जो साथ में नोट्स बना रहे हैं उनको मैं बता देता हूं, बेटा साथ में नोट्स बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि साथ में नोट्स बनाने से जो क्लियरिटी मैं टॉपिक में आपको देना चाहूंगा ना वो क्लियरिटी आपको आ नहीं पाएगी। मैं PDF तुरंत 5 से 7 मिनट में अपलोड करवा देता हूं, इसलिए ताकि बच्चा क्लास खत्म होते ही अपने नोट्स बना ले, है ना। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की इतनी कहानी तो हमको समझ में आ गई है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स की ही थोड़ी सी और गहराई में चलते हैं। एक मैट्रिक्स होता है जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने कहा कि सर ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये क्या चीज है। हमने कहा कि ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर ये क्या चीज है। तो देखिए इसने क्या समझाया, मैं आपको थोड़ा सा आराम से बताऊंगा ये बात, कोई जल्दबाजी आपको करनी नहीं है। हमने कहा कि सर ये एक मैट्रिक्स है आपके पास में, इसको हमने कहा A11, इसको हमने कहा A12, इसको हमने कहा A13, हमने कहा 21, 22, 23। ये आ गया हमारे पास में 31, 32, 33। ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, इस मैट्रिक्स में इसे बोला जाता है फर्स्ट रो, इसे बोला जाता है सेकंड रो, और इसे बोला जाता है थर्ड रो। ये हमारे पास में 3 रो है। मैं इन रो से कॉलम्स बना रहा हूं, मैं इन रो से क्या बना रहा हूं? कॉलम्स बना रहा हूं। मैंने लिखा है यहां पर A11, इसको बना दिया हमने A12, और ये लिख दिया हमने A13। फिर हमने बोला कि सर यहां पर आएगा A21, और यहां पर आएगा A22, यहां पर आएगा A23, यहां पर आएगा आपके पास में A31, यहां पर आएगा 32, यहां पर आएगा 33। ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स आ गया। तो जितनी भी रोज थी उनको हमने बना दिया कॉलम। क्लियर है? जितनी भी रो थी उसको हमने क्या बना दिया? कॉलम। एक बच्चा बोल रहा है यहां पर कि सर ट्रांसपोज, देखिए ऐसे वर्ड्स अभी हमने यूज नहीं किए, और जब तक हमने ये वर्ड्स यूज नहीं किए तब तक हम उसकी बात नहीं करेंगे। मतलब मैंने कहा ना कि जब हम शुरुआत करते हैं ना किसी चैप्टर की, तो हर एक बच्चा ऐसा सोचता है कि अरे ये तो बहुत आसान आसान चीज है, लेकिन कोई भी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है। जब हम अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वहां पर टर्म आएगा सर इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब ये वर्ड लिखा हुआ आएगा तो आधे बच्चे टेंशन में आ जाएंगे जिनको सिमेट्रिक पता नहीं होगा। जिनको पता है बेस्ट, पर जिनको नहीं पता है वो बच्चा सोचेगा यार ये सर क्वेश्चन तो मैं कर दूं पर ये सिमेट्रिक कहां से आ गया, ये बात समझ नहीं आई। इसलिए फाउंडेशन बनाई जा रही है। तो रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया? कन्वर्ट, कन्वर्ट ऑल रोज इनटू कॉलम्स। सभी रोज को आपने क्या कर दिया बेटा? कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। एक बच्चा आया बोला कि यार सर ये जो आपने बोला ना मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? कन्वर्ट, कन्वर्ट ऑल कॉलम्स इनटू रोज। उसने उल्टा बोला, बोला सर मैंने सारे के सारे कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा यार ये क्या बोलना चाह रहा है, इसकी बात तो मुझे समझ नहीं आई। तो हमने फिर चेक किया,
हमने क्या किया, इस बात को चेक किया। मैंने कहा देखो ये है फर्स्ट कॉलम और ये है फर्स्ट रो। हमने कहा यार सही बात बोल रहा है ये तो। फर्स्ट कॉलम से आपने फर्स्ट रो बना ली ना, फर्स्ट कॉलम से आपने क्या बना लिया, फर्स्ट रो बना लिया। हमने कहा ठीक है सर ये बात तो सही बोल रहा है। मैंने कहा ये है सेकंड कॉलम, इससे सेकंड रो बन गई। ये है थर्ड कॉलम, इससे थर्ड रो बन गई। इसका मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है या फिर जो सेकंड पॉइंट लिखा गया है, दोनों पॉइंट एक ही है, दोनों पॉइंट एक ही है। यदि किसी भी मैट्रिक्स, ये मान लीजिए मैट्रिक्स ए है और इसके अंदर आपने ये वाला या फिर ये वाला ऑपरेशन लगाया है, तो अब जो मैट्रिक्स बना है उस मैट्रिक्स को बोलते हैं एटी। उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, एटी। और इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए डैश। सर इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है सर, या तो आप उनकी सभी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या फिर सभी कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो। ऐसा मत करना कि भाई 3 में से 2 तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और एक कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं। सभी रोज को सभी कॉलम में या सभी कॉलम को सभी रोज में कन्वर्ट कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपके पास में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। यदि माय डियर स्टूडेंट्स इफ एटी बराबर ए आ जाता है, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, देन ए इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने कहा सर कुछ कुछ कंफ्यूजन है। मैंने कहा एक मैट्रिक्स लो ना तुम, अगर कंफ्यूजन है तो। एक मैट्रिक्स हमने लिया, ये आ गया हमारे पास में मैट्रिक्स ए, और इस मैट्रिक्स ए को जब आप देखेंगे तो यहां पर है 5, यहां पर है 6, यहां पर है 0, यहां पर है 1, यहां पर है 4, यहां 2, यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 8, यहां आ गया आपके पास में 5। मैंने आपसे पूछा क्या आप लोग इस मैट्रिक्स का, क्या आप लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हो? क्या आप लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हो? हमने कहा बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि सर बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड किया जाएगा? तो आपने कहा सर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा 80। कैसे लिखा जाएगा वो ट्रांसपोज? सर वो ट्रांसपोज जो फाइंड किया जाएगा उसके लिए आपको फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट कॉलम को रो में कन्वर्ट करें, एक ही बात है। मैंने बोला रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो फर्स्ट रो को आपने लिखा कॉलम में 5 6 0, सेकेंड रो को आपने लिखा कॉलम में 1 4 2, सिमिलरली थर्ड रो को आपने लिखा 3 8 5। ये आ गया आपके पास में ट्रांसपोज। अब मुझे ये बताओ कि क्या ए बराबर 80 दिखाई दे रहा है आपको? क्या ए बराबर 80 आपको दिखाई दे रहा है? सर नहीं दिखाई दे रहा। और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ए आपके पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ऐसी कंडीशन में डियर ए जो आपके पास में है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो हमने कहा फिर सिमेट्रिक कौन है? तो आपने कहा एक बी मैट्रिक्स बनाओ। ये जो बी मैट्रिक्स है ये कैसा होगा? ये है 5 2 1 2 3 4 1 4 7। हमने कहा सर इस मैट्रिक्स को देखो, ये क्या है आपके पास में? एक 3x3 का मैट्रिक्स है। सर इसका इसका आप ट्रांसपोज पता करो। मैंने कहा ट्रांसपोज ऑफ बी कैसे फाइंड करेंगे सर? ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी यदि आपको फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड किया जाएगा? ये जो फर्स्ट रो आपको दिखाई दे रही है बेटा, उसको बना दो कॉलम 5 2 1, है ना? ये जो सेकंड सेकंड रो दिखाई दे रही है इसको बना दो कॉलम 2 3 4। ये जो आपके पास में थर्ड रो दिखाई दे रही है इसका बना दो कॉलम 1 4 7। अब आप ध्यान से देखो,
ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है सेम है, बिल्कुल सेम है सर। तो हमने कहा कि सर यहां पर B इक्वल्स टू BT आ रहा है, यहां पर B इक्वल्स टू क्या आ रहा है, BT आ रहा है। तो आपने क्या बोल दिया कि सर B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सुभाष, मैं समझ गया। अब बात क्या आ रही है कि सर ये बात तो मैं समझ में आ गया, पर कुछ जगह पर हो गया आपसे, बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ जगह पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अब क्या कंफ्यूजन रहता है, जरा इस बात को देखिए, बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहीं कहीं पर इसी बात को नए तरीके से लिखा होता है। भाई गेम ही तो इन्हीं सब बातों का है ना। अगर आप देखेंगे तो ये जो चीजें लिखी होती है ना, इन्हीं का तो गेम है पूरा का पूरा। हमने कहा कैसे सर, हमने कहा कैसे सर, अगर ट्रांसपोज करने के लिए वो बोलेगा तो आप डायरेक्टली पहचान लोगे, लेकिन यदि उसने अलग तरीके से बोल दिया, कैसे, उसने बोला, इसी बात को लिख रहा हूं, और मैंने कहा ट्रांसपोज इसके बराबर है, कैसे चेक करोगे? अरे सर बड़ा आसान है। मैंने क्या किया, मैंने कहा क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है। एक एक एलिमेंट आपने चेक किया, आपने कहा A11 किसके बराबर है, A11 के। A12 किसके बराबर आना चाहिए, A21 के। A13 किसके बराबर आना चाहिए, A31 के। A21 किसके बराबर होना चाहिए, ये वाला जो एलिमेंट आप देख रहे हैं ये किसके बराबर होना चाहिए, सर ये इसके बराबर होना चाहिए। तो A21 किसके बराबर होना चाहिए बेटा, A12 के बराबर होना चाहिए। A22 किसके बराबर होना चाहिए, A22 के बराबर होना चाहिए। ये देखो ना, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये देखिए ये किसके बराबर होना चाहिए, सर ये इसके बराबर होना चाहिए। तो हमने बोला कि सर A23 किसके बराबर होना चाहिए, सर A23 बराबर होना चाहिए A32 के। A23 किसके बराबर होना चाहिए बेटा, A32 के बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहां पर, तो A31 किसके बराबर होना चाहिए, A13 के बराबर होना चाहिए। तो आपने बोला A31 किसके बराबर होना चाहिए, A13 के बराबर होना चाहिए। सर A32 किसके बराबर होना चाहिए, A23 के बराबर होना चाहिए। तो A32 किसके बराबर होना चाहिए, A23 के बराबर होना चाहिए। सर A33 किसके बराबर होना चाहिए, A33 के बराबर होना चाहिए। सर ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो आप, मैं इसलिए कर रहा हूं बच्चे, अगर आज मेहनत कर लोगे तो एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम में आसानी से इस बातों को सीखोगे कि सर हो क्या रहा है। ध्यान से देखो, 1 1 इसको इंटरचेंज करोगे तब भी 1 1, 1 2 इसको इंटरचेंज करोगे तो 2 1, 1 3 इसको इंटरचेंज करोगे तो 3 1, 2 1 इसको इंटरचेंज करोगे तो 1 2, 2 2 इसको इंटरचेंज करोगे तो 2 2, 2 3 इसको इंटरचेंज करोगे तो 3 2, 3 1 इसको इंटरचेंज करोगे तो 1 3, 3 2 इसको इंटरचेंज करोगे तो 2 3, 3 3 इसको इंटरचेंज करोगे तो 3 3। इसका मतलब ए आई जे इसको इंटरचेंज कर दो AJI के, ये दोनों बराबर होना चाहिए। कब कब बराबर होना चाहिए, फॉर ऑल, सभी I कॉमा जे, सभी I कॉमा जे के लिए AIJ बराबर AJI होना चाहिए। तो इफ AIJ बराबर AJI फॉर ऑल I कॉमा जे, देन A is known as symmetric matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये और ये दोनों जरूरी है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या सोचता है, अरे सर समझ गए ना, ट्रांसपोज अगर सेम आ रहा है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अरे नहीं, ऐसे काम नहीं चलता भाई। आप जो सोच रहे हो, एग्जामिनर वही स्टेटमेंट नहीं देगा, एग्जामिनर उसको अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के देगा, और जब वो घुमा फिरा के देगा ना, और वहीं पर आप गलती कर बैठोगे। इसलिए हर एक एंगल से इसको देखिए, हर एक एंगल से, अच्छा ऐसा बोला जा रहा है। तो किसी भी मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब यही है कि सर वो मैट्रिक्स आपके लिए क्या होने वाला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने वाला है। अब उसने एक स्टेटमेंट पूछा, मैं बताता हूं, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। उसने क्या बोला, यहां लिखता हूं, बताओ भाई सबसे प्यारा कलर कौन सा है, ग्रीन।
ऐसे ले लिया ग्रीन, है ना, कोई प्यारा वारा नहीं है, ऐसे बोल दिया मैंने। हमने कहा कि सर उसने एक स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया, इफ बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ऑप्शन। इतना आसान नहीं आता है, अभी आप फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो इसलिए आसान ही पूछ रहा हूं आपसे। ए ऑप्शन, ट्रांसपोज ऑफ बी बराबर बी। बी ऑप्शन, ट्रांसपोज ऑफ बी, यानी बी का 2 बार आपने ट्रांसपोज कर दिया, और जब 2 बार आपने ट्रांसपोज किया तो यहां पर आ गया बी स्क्वायर। सी ऑप्शन, आपने बोल दिया बी ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज ये बराबर नहीं है। डी ऑप्शन, है ना। अच्छा, इसको इसको देखना थोड़ा सा, मैं इसको करेक्ट कर, डी ऑप्शन और ऐड करना चाहूंगा। ऑल ऑफ दी अबव। वो बोल रहा है बी अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बताओ एबीसीडी में से कौन सा सही है। मैं आपको यहां पर पोल भी क्रिएट करके दे सकता हूं, अभी पोल से पता करते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और ये आ गया डी ऑप्शन, ये आ गया डी ऑप्शन। चलिए, ये मैंने 30 सेकंड का पोल क्रिएट कर दिया, सभी बच्चे पोल में जवाब दीजिए, सभी बच्चे पोल में जवाब देंगे। सभी बच्चे पोल में जवाब देंगे। सभी बच्चे पोल में जवाब देंगे। चलिए, टाइम हो गया खत्म। देखिए, जो मैं देख पा रहा हूं रिजल्ट्स में दिखाया गया है कि मैक्सिमम बच्चों ने ए को मार्क किया है और बाकी बच्चों ने डी को मार्क किया है, बी और सी को किसी ने मार्क नहीं किया। देखिए, पहली चीज तो यदि आप बोल रहे सिमेट्रिक है तो जब बी का ट्रांसपोज करेंगे आप तो मैट्रिक्स बी ही आनी है, ये बात तो सही है। फिर वो बोल रहा है सर एक बार बी का ट्रांसपोज करो फिर एक बार और करो, तो मैंने कहा पहली बार करूंगा तो बी आएगा और बी का ट्रांसपोज वापस करूंगा तो फिर से बी ही आ जाएगा, तो बी स्क्वायर कैसे आएगा, तो सर ये बात तो गलत है। मैंने कहा सर इसको देखो, बी का ट्रांसपोज, सी को चेक करते हैं, बी का ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा, बी आएगा। मैंने कहा इसको चेक करो, ये कैसे लिखा है ऐसा, तो बी का ट्रांसपोज आएगा बी, बाहर एक और ट्रांसपोज है तो फिर से क्या आ जाएगा बी, तो ये दोनों तो बराबर है। लेकिन ये नॉट इक्वल्स टू का साइन, इसका मतलब ये भी गलत है। जब दो गलत है तो ऑल ऑफ दीज कैसे सही हो सकता है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो कभी कभार सीधी सिंपल सी चीजों के लिए भी वो क्या कर सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर की बात बोल सकता है। लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूं कि आप मेरी इस बात को समझ गए कि एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, कि ये जो फॉर्म्स होती है जरूरी नहीं आप जैसा सोच रहे हो वो उसी फॉर्मेट में आपको दे, उससे जुड़े कुछ और बातें भी वो आपसे पूछ सकता है और उसको अलग तरीके से भी आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता है। एक बार सभी बच्चे सीएलआर लिख के भेजेंगे, एक बार सभी बच्चे सीएलआर लिख के भेजेंगे, यस सर हमें समझ में आ गया। सभी बच्चे बेस्ट, चलिए वेरी गुड। देखिए, इसके बाद में हमारे पास में जो मैट्रिक्स निकल कर आती है उस मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने कहा सर ये क्या होती है मैट्रिक्स, इसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है बड़ी आसान मैट्रिक्स है। सर ऑप्शंस को डिफाइन कर दीजिए प्लीज। देखो, ऑप्शंस को ही डिफाइन किया मैंने, लेकिन मैं वन बाय वन कर देता हूं, आप कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि यदि यदि मैं ए ऑप्शन की बात करूं
तो ए ऑप्शन जो है वो बोल रहा है बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। तो हमने कहा सिमेट्रिक है तो बिल्कुल होगा। बी ऑप्शन को देखिए आप, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? बी ऑप्शन का अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड है बी का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज तो बी बन जाएगा, फिर इसका एक और ट्रांसपोज है तो वो भी बी बन जाएगा। लेकिन जब आप राइट हैंड साइड को देखेंगे तो राइट हैंड साइड में बी स्क्वायर दिया गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड के ये बराबर नहीं है। तो हमने कह दिया सर ये क्या है, पूरी तरीके से गलत है ना, ये क्या है, पूरी तरीके से गलत है। फिर हमने कहा सर सी को थोड़ा सा चेक कर दीजिए, तो मैंने कहा सी के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है ट्रांसपोज ऑफ बी, और ये तो बी के बराबर ही होता है। मैंने कहा राइट हैंड साइड में क्या है, सर राइट हैंड साइड में है बी का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज। तो आपने बोला बी का ट्रांसपोज तो बी ही आएगा, फिर एक बार और ट्रांसपोज लोगे तो फिर से बी आएगा, तो सर ये दोनों तो बराबर है। लेकिन ये बोल रहा है बराबर नहीं है, तो हमने कहा ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दो स्टेटमेंट गलत है तो ऑल ऑफ दीज तो कैसे हो सकता है, इसलिए हमने कहा कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आरती कुमारी जी, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब हमारे सामने जो आता है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने कहा सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैं सीधा सा सिंपल सा पहले स्टेटमेंट दूंगा, इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल्स टू माइनस ए, देन मैट्रिक्स ए इज known as skew symmetric matrix, skew symmetric मैट्रिक्स। यदि किसी भी मैट्रिक्स का जब आपने ट्रांसपोज लिया और वो माइनस ए के बराबर आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने निकल कर आएगा। सर वो पॉइंट कौन सा है, आपको क्या करना है, अपनी रफ कॉपी में जो कॉपी मैंने दिया ना, जो कॉपी मैंने दिया ना, और दी है मतलब मैं बोला है यार, मतलब ऐसे देंगे थोड़े, तो जो कॉपी मैंने बताई है आप रफ कॉपी साथ में रखो, उसके अंदर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखो। एग्जांपल आप लिखेंगे 3x3 का, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप अपना एग्जांपल लिखेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आप कमेंट सेक्शन में कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और ऐसे ब्रैकेट में भेज दो, मैं समझ जाऊंगा आपने क्या लिखा है। सभी बच्चे एक एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अज्यूम करो और अपनी कॉपी में लिखो, कमेंट सेक्शन में ऐसे लिखकर भेजो। जैसे आप ये लिखकर भेजेंगे मैं समझ जाऊंगा कि एग्जैक्टली आप कौन सा मैट्रिक्स अज्यूम कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स। अरे सुभाष बेटा, नंबर लो, नंबर लो, एबीसीडी लिख के भेज दिया। कोई नंबर कंसीडर करके फिर बताना है, तुम तो एबीसीडी ले लिए। बोला आपने कहा था एबीसीडी लिख के भेजो तो हमने एबीसीडी लिख दिया, मतलब इसकी जगह जो भी नंबर अज्यूम करोगे वो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए ना। 045, जैसे अंजलि ने एक ऑप्शन लिया है, मैं अंजलि वाला ऑप्शन ही लिख दूं क्या यहाँ पे, ए ऑप्शन, ए फॉर अंजलि, ए ऑप्शन ही लिख देता हूं यहाँ पर। तो ए ऑप्शन जो आ रहा है हमारे पास में क्या है, 045, 045, 406, 406, 560, ये लो, एक ऑप्शन आ गया। और कोई बच्चा ऑप्शन दो भाई। इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है, मतलब अगर आपको किसी ने छोटा सा टास्क दिया है कि ऐसा करना है तो आप वैसा कीजिए, अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो फिर आप सीखने में पीछे रह जाएंगे। आरती आपने माइनस पूरे ब्रैकेट के बाहर लगाया तो मतलब सारा ही नेगेटिव मान के चलूं मैं, तो बी ऑप्शन, बी फॉर आरती मान लो। ये चक्कर क्या है, ए राशि वाले आंसर कैसे दे रहे हैं, अच्छा रेहान का भी आ गया, मैंने कहा अंजलि आरती अंकित सब ए राशि वाले आंसर दे रहे हैं। -1, -2, -3, 4 5 6 8, अरे ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन माना है। बोला सर ये लो, फिर उसके बाद में सी ऑप्शन देखो, अंकित ने भी एक ऑप्शन दिया है, अंकित वाला ऑप्शन लिख लेते हैं, 0
3 - 5 -3 0 1, आखिरी क्या बोला है, 5 - 1 0। चलिए, सभी बच्चों ने एक एक ऑप्शन दिया है, बहुत अच्छी बात है। सारे में लिख नहीं पाऊंगा तो टॉप 3 मैंने यहां पर लिख दिए, और टॉप 3 ने ना बड़ी अच्छी अच्छी बातें की है यहां पर, मतलब अच्छी चीजें हमें सोचने को मजबूर कर दिया उसने। सबसे पहले, किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज आएगा तो वो उस मैट्रिक्स के माइनस साइन के बराबर होना चाहिए। इसको अगर आप एलिमेंट के फॉर्म में लिखने जाओ तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो समझे ही नहीं, क्या लिख दिया आपने। मैंने कहा नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मिटा दो वापस, पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। ये जो पहला मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करते हैं, चलिए सब मिलके करेंगे। इसको हमने बोल दिया ए, और जब इसका ट्रांसपोज किया तो ये आ गया 0 4 5 4 0 6 5 6 0, ये है ट्रांसपोज। तो ये दोनों तो बराबर हो गए, और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ऐसी कंडीशन में आप इसको स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, ये तो क्या बन गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। ये क्या बन गया बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। फिर हमने कहा सर बी ऑप्शन की बात करते हैं। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं आ रहा, तो पहला तो गलत हो ही गया ना, दूसरा भी गलत हो गया। अब जब आपने तीसरे एग्जाम्पल को ध्यान से देखा तो इसमें देखिए, फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो 0 3 -5, दूसरे को देखो -3 0 1, तीसरे को देखो 5 -1 0। मैंने कहा ये है मैट्रिक्स सी और ये है सी का ट्रांसपोज, क्या ये दोनों बराबर है। आपने कहा नहीं सर ये बराबर नहीं है। अगर इस मैट्रिक्स में से माइनस बाहर ले लूं, माइनस बाहर लेने का मतलब है सारे एलिमेंट्स माइनस से मल्टीप्लाई होंगे। माइनस बाहर लेने का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स माइनस से मल्टीप्लाई होंगे। तो जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रल नंबर होता है बेटा। -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 3 -5 -3 0 1 5 -1 0। तो अब देखो, माइनस ऑफ सी का ट्रांसपोज ये किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं सी का ट्रांसपोज बराबर -सी, एक ही तो बात है दोनों। इसका मतलब सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब ये अंकित राज ने, आई थिंक ये ऑप्शन अगर मैं गलत नहीं हूं तो अंकित ने दिया था। अंकित ने जो ये ऑप्शन दिया है उसने किन किन बातों का ध्यान रखा इस बात को समझते समय, या इस बात को, इस मैट्रिक्स को बनाते समय उसने किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि सर देखिए, सबसे पहले तो यहां जीरो, यहां जीरो और यहां जीरो होना चाहिए। हमने कहा यहां जीरो, यहां जीरो और यहां जीरो होना चाहिए, है ना। ट्रांसपोज ये है ना, इससे कंपेयर करो, ये तीनों जीरो होने चाहिए। तो हमने कहा ये तीनों क्या है बेटा, जीरो है। ये जो नंबर है ये माइनस ऑफ दिस नंबर के बराबर होना चाहिए। पिछली बार सिमेट्रिक में क्या हो रहा था, सिमेट्रिक में क्या हो रहा था, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या बोल रहा है, ये तो जीरो और ये इसके माइनस के बराबर, ये इस नंबर के माइनस के बराबर। देखो ना, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +3 आएगा तब बराबर होगा, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -5 आएगा तब बराबर होगा। ये 3 है, ये -3 है, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब उसके बराबर आएगा। मतलब अल्टीमेटली ए आई जे इस बार ए जे आई के बराबर नहीं है, माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर है। कब कब वैलिड है ये, फॉर ऑल आई कॉमा जे, सभी आई कॉमा जे के लिए वैलिड है। ये बात समझ पा रहे हो सभी बच्चे। इस बार ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर नहीं होना चाहिए बेटा, ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो नेगेटिव साइन ऑफ ए जे आई के बराबर होना चाहिए।
सर अगर मैं बात करूं, इसका मतलब आप क्या बोलना चाहते हो? आप ये बोलना चाहते हो A11 किसके बराबर होना चाहिए? मैंने कहा 1 और 1 को इंटरचेंज कर दो, -A11। सर A12 किसके बराबर होना चाहिए? -2 1 के। करके देखो ना, बराबर करके देखो, आ रहा है। सर A13 किसके बराबर होना चाहिए? -A31 के। सर A21 किसके बराबर होना चाहिए? -A12 के। सर A22 किसके बराबर होना चाहिए? -A22। सर A23 किसके बराबर होना चाहिए? -A32 के बराबर होना चाहिए। सर A31 किसके बराबर होना चाहिए? -A13 के बराबर होना चाहिए। A32 किसके बराबर होना चाहिए? -A23 के बराबर होना चाहिए। A33 किसके बराबर होना चाहिए? -A33 के बराबर होना चाहिए। तो हमने कहा सर देखिए 12 -2 1 के बराबर होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 13 -3 1 के बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 21 -1 2 के बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 23 -3 2 के बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 31 -1 3 के बराबर होना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। 32 -2 3 के बराबर होना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 11 -1 1 के बराबर कैसा होना चाहिए? मतलब कोई नंबर, मान लो 11 है 1, या मान लो 11 है आपके पास में 5, तो 5 -5 के बराबर कैसे हो सकता है? कोई नंबर खुद के ही नेगेटिव पार्ट के बराबर कैसे हो सकता है? हमने कहा हाँ यार, ये बात तो सही है। तो इसलिए इसलिए बोला जाता है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए ये जो डायगोनल नंबर्स होते हैं 1 1 2 2 3 3, भाई ये खुद के ही नेगेटिव नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? कोई नंबर 5 -5 के बराबर कैसे हो सकता है? 6 -6 के बराबर कैसे हो सकता है? तो हमने कहा कि सर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इनको आप जीरो रखिए, तभी आपका सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, अदरवाइज ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा। कुछ बच्चों को अभी कंफ्यूजन होगा, तो मैं अब एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं। मैंने कहा मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, सिंपल एग्जांपल 1 3 2 -3 5 4 -2 -4 7। मैंने कहा चलो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने का तरीका बिल्कुल आसान है। फर्स्ट रो को कॉलम बना दो 1 3 2, फर्स्ट सेकंड रो को कॉलम बना दो -3 5 4, थर्ड रो को कॉलम बना दो -2 -4 7। मैंने कहा अब चेक करना स्टार्ट करते हैं। आपने कहा था फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपने कहा था ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए, एक बार इन 3 नंबर्स को छोड़ दो, आप इसके अलावा देखो। तो मैंने कहा कि सर ये जो 3 है, यहां पर कितना है? -3। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है। मैंने कहा ये -2 है, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर आएगा। हमने कहा बिल्कुल आ रहा है सर। बेटा ये 3 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा सर। सर ये -4 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बराबर आएगा। सर ये 2 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बराबर आ रहा है। सर ये 4 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बराबर आ रहा है। लेकिन दिक्कत कहां पर आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स? दिक्कत आ रही है इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इसके बराबर नहीं आएगा, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इसके बराबर नहीं आएगा, और इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा वो इसके बराबर नहीं आएगा। इसलिए बोला जाता है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके अंदर इन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को क्या रखा जाता है? जीरो रखा जाता है, वरना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन ही नहीं पाएगी। तो जो करेक्ट मैट्रिक्स आपके सामने निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी कुछ ऐसी: 0 3 2 -3 0 4 -2 -4 0। और इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या निकल कर आएगा बेटा आपके सामने? इसका ट्रांसपोज आएगा 0 3 2 -3 0 4 -2 -4 0। ये आपके पास में आ गया ट्रांसपोज, और आप साफ साफ देख सकते हैं इस ट्रांसपोज को यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने कहा -80 कर दो सर इसको, यदि आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0
2 -3 0 4 -2 -4 0। आप देखिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है बेटा, आपके पास में स्क्यू सिमेट्रिक है। बेटा मैंने कहा था ना कि बिल्कुल जीरो से एक एक बात बताऊंगा, कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई ये तो आप पढ़ के आए होंगे, ये तो आपको आता ही होगा, नहीं। समय, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने समय को इन्वेस्ट करना है मेरे साथ, फिर समय पलट कर आपको रिजल्ट्स देगा। जरूरी है कि यहां पर हर एक क्लास को लाइव किया जाए। लाइव क्लास यदि आप करेंगे तो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ यदि आप लाइव क्लास करेंगे ना तो मैं यकीनन बोल रहा हूं कि एक एक चीज एकदम जीरो से आपके दिमाग में भेज दूंगा। जब लाइव क्लास में कोई पॉइंट ऐसा रह जाता है कि सर अभी ये बात समझ नहीं है, तो फिर आप रिकॉर्डेड को मदद लो, रिकॉर्डेड को अपना प्राइमरी मत बना लो कि सर वो ठीक है आप तो पढ़ाओ 6:30 बजे, मैं देखूंगा रात को 9:30 बजे, नहीं। फिर आप बाकी दुनिया से पीछे होते जा रहे हो। एक ही मंत्र बेटा सफलता का, कंसिस्टेंटली लगातार डिसिप्लिन के साथ लगे रहो। मैं आपको सिर्फ यही बात बता रहा हूं कि यदि आप मेरे साथ में कल से जुड़े हो और कल से लेकर आखिर तक जुड़े रहोगे ना, मैं बता रहा हूं कि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आपके लेटरल एंट्री एग्जाम के क्वेश्चंस बहुत प्यारे आते हैं, लेकिन आप उसे बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करने वाले हो। क्यों? क्योंकि इतना जीरो से एक एक चीज समझा रहा हूं, अगर समझा रहा हूं तो उसके बाद में गलती आपसे नहीं होगी। इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि एग्जाम में आप कहेंगे कि हाँ सर एकदम मजा आ गया। प्रीवियस ईयर यही गलती किए थे ना, नहीं करना अब ये, है ना। दो बच्चे होते हैं, एक ठोकर खा के सीखता है, एक अपने गुरु की बात को मान लेता है कि हाँ ये सर बोल रहे हैं तो इन्होंने बहुत सालों से ये चीजें देखी होगी। मतलब ऑनलाइन क्लास को आप ये मान के चलिए कि ये ऑफलाइन क्लास ही है। सर 6:30 बजे से 5 मिनट पहले आ जाते हैं, आपको भी आके बैठ जाना, मोबाइल लेके बैठ जाना, लैपटॉप लेके बैठ जाना है कि हाँ सर ने कहा है क्लास आएगी तो क्लास चालू होने वाली है। ऐसा नहीं कि अरे छूट जाएगी तो रिकॉर्डेड देख लेंगे, नहीं। जिस दिन ये फीलिंग आ गई ना, उस दिन ये मान के चलो कि फिर आप एक कदम पीछे हो गए हो। बिल्कुल नहीं करना है, डे वन से ही ये मान के चलना सर 6:30 बजे मेरी क्लास है, मैं इसके अलावा कोई काम नहीं करूंगा, 6:30 बजे क्लास ही करूंगा मैं। आपको सर बारीकी से एक एक बात बताएंगे, फिर भी कोई समस्या होती है ना, आप बताओ सर ये वाली बात हमको समझ नहीं आती है। आपसे ज्यादा मेहनत करता हूं मैं, डबल मेहनत करता हूं आपसे, आपको पता नहीं है। हर एक चीज को एकदम जीरो से समझा समझा के एकदम दिमाग में फिट करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ आपके समय की जरूरत है, आपके डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ एक एक चीज समझेंगे ना, यकीनन पिछली बार 100 में से 42 रैंक्स लेके आए थे ना, इस बार 100 में से 70 रैंक लेके आएंगे। 70 बच्चे ऐसे होंगे जो टॉप 100 के अंदर अपने रहने वाले हैं। बस उसके लिए जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं ना, उतनी मेहनत आप लोगों को करनी है। किसी भी चीज को एकदम लाइटली नहीं लेना है। चलिए, तो सर यहां से हमने क्या सीखा, मतलब इतनी बारीकी से क्यों बता रहा हूं मैं ये सब चीजों को, क्योंकि मुझे पता है क्या पूछेगा वो। सर क्या सीखने को मिला यहां से, मैंने कहा सर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे सामने निकलने को आया। क्या है सर वो स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्वेश्चन में यूज होगा, तब पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट सर ने क्यों बताया। क्लियर है? हमने कहा कि सर सर ये स्टेटमेंट क्या निकल के आया कि इन स्क्यू सिमेट्रिक, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all the leading diagonal elements are always zero। ये बहुत प्यारा स्टेटमेंट निकल के आ गया। कहीं पर भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको कंसीडर करने की जरूरत पड़ जाए ना, तो लीडिंग डायगोनल पहले से जीरो रहेगा, ध्यान रखना। अच्छा, अब देखो यहां से एक और बहुत प्यारा पॉइंट में निकल के ला रहा हूं, जो हो सकता है आपने ऑब्जर्व नहीं किया हो। हमने कहा क्या सर, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जी सर, इसके सारे एलिमेंट्स को आप ऐड करके देखो, 0 + 0 + 0। क्या लिखी दूं क्या यहाँ पे, किधर लिखे, किधर ऐड करके देखें, इधर देखो, 0 + 3 + -3 + -4 + -4 + 0। हमने कहा सर ठीक है ये बात तो सही है, और ऐसा करने से हुआ क्या, इस 3 से ये चला गया, इस 2 से ये चला गया, इस 4 से ये चला गया, अल्टीमेटली सब चले गए, आंसर क्या आ गया, 0।
तो आपके सामने क्या निकल कर रहा है, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों ना हो बच्चे, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों ना हो, उसके सारे एलिमेंट्स का सम जब किया जाता है ना, वो हमेशा जीरो आना है। अभी हम रियल रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, कोई इमेजिनरी मत बोलना, कोई मत बोलना सर वो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है ना, हम बताएंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो गुरुजी ने बताया है, जो सर ने बताया है, वो हमको समझ में आना चाहिए। क्या बताना है, कितना बताना है, कहां तक बताना है, वो आपके सामने जो आदमी बोल रहा है ना उसके ऊपर छोड़ दो। सालों से ये काम करते आ रहे हैं और इस बार भी बिल्कुल बखूबी एक एक चीज आपको डेप्थ में एकदम कॉन्सेप्ट में डुबकी लगाकर बाहर निकालेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर मतलब पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि यार हमने कॉन्सेप्ट के अंदर डुबकी लगाई है। लेकिन जब डुबकी लगाओगे ना तो शुरू में डर लगेगा, कुछ एडवेंचर करते हो तो शुरू में डर लगता है ना, पर एडवेंचर के बाद लगता है कि हाँ सर यार मजा आ गया एकदम। पहले डर लग रहा था लेकिन अब मजा आ गया, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो हमने कहा कि सर ये जो पॉइंट है, क्या स्टेटमेंट निकल के आया? सर स्टेटमेंट निकल के आता है इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स sum of all elements are always equals to zero, always equals to zero। मेरे ख्याल से इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। एक बार सभी बच्चे CLR लिख दीजिए, सभी बच्चे CLR मेंशन कर दीजिए। सर जेई का तैयारी 5th सेमेस्टर से करना चालू कर दे क्या? 5th सेमेस्टर से करना चालू कर दे क्या? अब देखिए ये आपके ऊपर है कि आप कॉलेज को कितना समय दे रहे हैं, है ना, ये आपके ऊपर है। अगर आप कॉलेज से फ्री है तो मैं आपको बोलता हूं कि एलई और जेई दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कॉलेज के साथ जा रहे हो तो फिर, और उस चीज के लिए आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इतनी बात मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं डियर आज जो भी मैंने बताया है वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ गया होगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो बातें मैं बता रहा हूं, देखो बच्चे, क्लास, लाइव क्लास किसी कंडीशन में मिस नहीं करना है। आज से हैबिट डालोगे, लास्ट तक हैबिट अपने आप रहेगी। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स उसी दिन बना लो। उसके अलावा कोई किताब कुछ भी प्रिफर नहीं करना है, इधर उधर से हाथ पैर मारोगे, गलत कॉन्सेप्ट का शिकार हो जाओगे। क्लियर है? चलिए, तो डियर उम्मीद कर रहा हूं कि आज जो भी मैंने बताया है आपने डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। बिल्कुल अभी हम एकदम बेसिक्स पढ़ रहे हैं और ये बेसिक्स पढ़ के आपको थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, जीरो की चीजें चल रही है और हमें सब समझ में आ रहा है। जैसे जैसे बेसिक्स बन जाएंगे ना उसके बाद में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सर क्यों इतने बेसिक्स बनाते हैं, क्योंकि आप जब एलए के क्वेश्चन क्रैक करेंगे ना तो मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। अभी इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलई के आसपास ही रहते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर रहा हूं कि सेशंस को आप डेफिनेटली पसंद कर रहे होंगे। अगर आप डेफिनेटली सेशंस को, इन सेशंस को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप इनको आगे भी आने वाले क्लासेस को इसी तरीके से लाइव और अच्छे से कीजिए। मैं आपको यकीनन, मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं कि आप टॉप 100 के अंदर जगह बनाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे 6:30 बजे फिर से, और इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। यहां तक जो चीजें आपने क्रिस्टल क्लियर वे में समझी है, आगे भी इसी तरीके से आप क्रिस्टल क्लियर वे में एक एक बात को समझने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे सेम टाइम के ऊपर।